अगर मुझे नीट फिर से रिपीट करना होता तो मैं वो गलतियां बिल्कुल नहीं करता जो मैंने उस टाइम पर करी। एंड वो गलतियां थी। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पार्थ गोयल, अ नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेना काफी नहीं होता। जो बच्चा पेपर के 3 घंटे को वाइजली हैंडल करता है वही रैंक बताता है। इसलिए तुम बस अगर अभी भी सोचो कि केवल पढ़ाई कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल है। मैं तुम्हारे साथ वो सारी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद ने अप्लाई करी थी नीट के एग्जाम को देते टाइम। मेरी रैंक भले ही 223 आई हो, बट आई थिंक कि बेटर अप्रोच से मैं इसको और अच्छा कर सकता था। एंड तुम्हें भी इस माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी, तभी तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। जैसे मैं तो अपनी क्लास की एक लड़की जिसका नाम था सुरभि, उसकी कहानी बताता हूँ। वो इंटेलिजेंट थी, उसने सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट किया था। इवन उसने मुझसे पहले कर लिया था दिसंबर के एंड तक ही। लेकिन ये सब करने के बाद उसका स्कोर आया 590 एंड मेरा आया 670। ये डिफरेंस शायद तुम्हें उतना ना लगे, बट सुरभि के लिए ये एक बहुत बड़ा फेलियर था क्योंकि उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी 690 मार्क्स। एक्चुअली में एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ही सुरभि को पता चल गया था कि उसके मार्क्स इस बार अच्छे नहीं आने वाले। उसने पढ़ाई तो 2 साल जम के करी थी, लेकिन पेपर वाले दिन केवल एग्जीक्यूशन की वजह से उसके मार्क्स 600 से भी कम हो गए। जब उसने बाद में एनालाइज किया तो पाया कि 6-7 गलतियां उसने बार बार रिपीट पे करी थी, क्योंकि वो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा एंशियस हो गई थी। उसने सिली मिस्टेक्स करी, ओएमआर ढंग से फिल नहीं करी एंड क्वेश्चन तक ढंग से नहीं पढ़ा। ये कुछ ऐसी गलतियां जिसको हल्के में लेने पर पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। एंड हो सकता है कि तुम जिस ड्रीम कॉलेज को अपना सपना बनाए बैठे हो वो कभी पूरा ही ना हो पाए। एंड यही इवेंचुअली सुरभि के साथ भी हुआ। जो मैंने नीट से सीखा और जिन बच्चों की मैंने नीट प्रिपरेशन में हेल्प करी, उनकी फीडबैक से मैं कई सारी चीजें डिफरेंटली करता अगर मैं इस साल नीट का पेपर फिर से दे रहा होता। अब मैं वापस से नीट तो दे नहीं सकता, लेकिन वो सब चीजें तुमको बता सकता हूँ। तो चलो एक एक करके हम सारी चीज पे बात करते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज हाफ नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन रीडिंग स्ट्रेटेजी पे, जो सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप है। क्वेश्चन रीडिंग में कई सारे टॉपर्स भी गलतियां करते हैं। एंड गलती ये होती है कि जैसे क्वेश्चन सामने आता है हम डायरेक्टली ऑप्शंस पे आ जाते हैं विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली। लेकिन मैं इस बार ये अप्रोच नहीं रखता। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता एंड सही से पढ़ता, हर शब्द पे ध्यान देता, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर नॉट या इनकरेक्ट वर्ड लिखा होता है जिससे उसका पूरा का पूरा आंसर उल्टा हो जाता है। एंड इवन कई बार तो नॉट इनकरेक्ट भी लिखा होता है एक साथ, जो कि तुम्हें बिल्कुल फंसाने के लिए होता है। नीट 2024 के बाद मैंने कई सारे बच्चों से बात करी थी एंड उनमें से बहुत सारे बच्चों ने केवल इन्हीं सिली मिस्टेक से, जो कि क्वेश्चन सही से रीड ना करना, इस वजह से कई सारे मार्क्स खोए थे। एंड बिलीव मी, नीट इज नाउ हाईली कॉम्पिटिटिव। तुम एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं खो सकते हो। स्टूडेंट तो छोड़ो, लास्ट ईयर एनटीए खुद अपने क्वेश्चन में परेशान था। एंड फिर बाद में उसने आंसर दोनों जो एनसीईआरटी के द्वारा करेक्ट थे एंड जो एक्चुअली करेक्ट था, दोनों का आंसर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट पे बच्चे ने चैलेंज करके फाइनली केवल एक आंसर माना गया, जो कि था कि जो फैक्चुअली करेक्ट है। एंड एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था वो गलत माना गया। मतलब कि अगेन एक प्लस पॉइंट है जो कि इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ। एनसीईआरटी कुछ भी कहे, जो फैक्चुअली करेक्ट होगा वो ही नीट के एग्जाम में माना जाएगा, अदरवाइज वो तुम्हारा गलत आंसर होगा। 100% डिपेंडेंट एनसीईआरटी पे होना भी गलत होता है। अगर एनसीईआरटी के अंदर कुछ गलत लिखा हुआ है तो उसको मानो समझो, नीट में जो सही हो उसी को टिक करना। सेकंड पॉइंट, कीवर्ड हंटिंग। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले तुम्हें करनी है कीवर्ड हंटिंग। क्या होता है भैया? ये हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है कि उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। इन कीवर्ड्स को तुम्हें अंडरलाइन करके रखना है, जिससे बाद में तुम कंफ्यूज ना हो कि तुम्हें आंसर क्या निकालना था, क्वेश्चन क्या था, जो यूजुअली फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है। 3 इडियट्स मूवी की वो लाइन है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। वो तुम्हारे साथ एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ाने में हेल्प करेगी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं केवल एग्जाम में ये चीज करता हूँ। मैं जब भी कोई टेक्स्ट रीड करता हूँ तो सबसे पहले उसके कीवर्ड पे फोकस करता हूँ। एंड ये सब करने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जब भी तुम एक कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी तुम्हारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करने में लग जाता है। एंड फिर तुम बेटर आंसर कर पाते हो उस क्वेश्चन को। एग्जाम में कीवर्ड आइडेंटिफाई करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, तुम जल्दी आंसर भी कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखो, ये नीट 2024 का ही क्वेश्चन है। नाउ तुम इस क्वेश्चन के अंदर क्या अंडरलाइन करते? मैं जो जो चीजें करता वो तुम्हें बताता हूँ। इसमें पहले तो ब्लैक सीड कलर BB/BB को अंडरलाइन में करता, क्योंकि मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि किस कलर एंड क्या चीज है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद जो मेन इन्फॉर्मेशन दी है वो है डोमिनेंट ओवर द वाइट सीड, उसको अंडरलाइन करता। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो कि है फाइंड आउट जीनोटाइप, उसको अंडरलाइन करता। एंड लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, विद विच जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट, इसको भी अंडरलाइन करता। ना अगर मुझे आंसर समझ आ जाता तो मैं टिक कर देता, बाकी रीचेक करते टाइम केवल बस अंडरलाइन वर्ड्स को चेक करके आंसर एक बार चेक कर लेता, जिससे मेरा और ज्यादा टाइम बच जाता। अब जो नेक्स्ट चीज मैं करता हूँ वो है एक फिक्स्ड पेपर अटेंडिंग ऑर्डर। देखो, तुम किसी भी टाइप की चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, पहले बायो करना या पहले फिजिक्स करना और पहले केमिस्ट्री करना।
बट मोरलेस मैंने यही समझा कि पहले बायो करना एक सेफ डिसीजन रहता है, क्योंकि पेपर अगर हार्ड आया तो फिजिक्स तो मैं तब भी एंड में करना चाहिए, एंड पेपर अगर इजी आया तो फिजिक्स के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा, बायो पहले करो। ये ऑर्डर मैंने अपने हर एक मॉक टेस्ट में फॉलो किया था, एंड उससे मेरी एक हैबिट बन गई थी, जिससे कि रियल एग्जाम में भी इसको मैं फॉलो कर पाया था। इसका सिंपल रीजन ये है कि ब्रेन को अगर एक पर्टिकुलर हैबिट लगा दी जाती है तो एग्जाम डे पर तुम्हारे लिए वो चीज नई नहीं लगती है, वो चीज कंफर्टली तुम्हारी निकल जाती है, या एंड के टाइम पे तुमने ऑर्डर को बदलते हो तो तुम्हारा ब्रेन का प्रोसेसिंग का तरीका चेंज हो जाता है, जो कि तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सो अगर तुम्हें कुछ भी स्विच करना है तो तुम अभी एक हफ्ते तक करके देख लो, लेकिन एग्जाम टाइम पर अपना फिक्स रखो कि भैया अगर मुझे बायो पहले करना है तो बायो ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट 10 मिनट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। एग्जामिनर ने पेपर दिया, पेपर का पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, डर गए, घबरा गए, अब पूरा पेपर गायब, खत्म, नहीं होगा सिलेक्शन, डॉक्टर नहीं बनने वाले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना अपने साथ। देखो पेपर सबके लिए हार्ड है, तुम्हारे लिए भी है और सामने वाले के लिए भी है। उसको भी नहीं आया होगा पहला क्वेश्चन, उसको भी नहीं आया होगा दूसरा, उसको भी नहीं आया होगा तीसरा, तो डरना नहीं है। जितना तुम्हें आता है उसको इज्जत से, अपनी ऑनेस्टी से करना है। इसलिए पेपर जब भी आए सबसे पहले 10 मिनट अच्छे से वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम्हें अच्छे से आते हो, एंड डरना बिल्कुल भी नहीं है स्किप करने में क्वेश्चंस को। शुरुआत में इजी क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हारा एक रिदम बन जाएगा, एंड तुम्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी भी नहीं होगी कि यार मेरा पेपर छूट रहा है। कई बच्चे इसी एंजाइटी की वजह से नीट नहीं निकाल पाते हैं, जबकि उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू द मार्क होती है। फिफ्थ रूल विच इज 70-25-25 रूल। तो कुछ रूल नहीं बल्कि सिंपल नंबर्स हैं, जो कि मैं एनी ट्राई करता कि मैं फर्स्ट को मैं कम से कम इतने क्वेश्चन तो कर ही लूं। मतलब कि 70 क्वेश्चन पहले बायोलॉजी के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, एंड 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, एंड बाकी जो रह गए वो एंड में करूंगा। इससे क्या होता है कि तुम मेजर चंक ऑफ पेपर कर लेते हो, एंड अब तुम्हारे केवल हार्ड क्वेश्चन बचते हैं जो कि तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम होता है। तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करते टाइम बिल्कुल अपना ईगो बीच में नहीं लाना है कि अब ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व कैसे नहीं हो रहा है, इसको तो मैं 5 मिनट दे दूंगा, 10 मिनट दे दूंगा। नहीं, 3 मिनट एक अपना ब्रेक पॉइंट बनाओ। 3 मिनट से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन ले रहा है तो उसको बाद के लिए छोड़ दो, वो तुम्हारा टाइम पूरा पी जाएगा, एंड फिर पेपर तुम्हारा छूट जाएगा। इसलिए ईगो सॉल्विंग से दूर रहो, तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे को डॉक्टर बनने से रोक सकता है। पॉइंट नंबर 6, टाइमिंग एंड स्पीड स्ट्रेटजी। अब अगर स्ट्रक्चर सेट है तो टाइमिंग का डिसिप्लिन भी होना जरूरी है, एंड ये चीज ही तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नीट के एग्जाम को सॉल्व करते टाइम, बिकॉज नीट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फास्ट। आई वुड से कि बायोलॉजी को तुम 45 मिनट दो, फिजिक्स को 1 आवर दो, केमिस्ट्री को 50 मिनट दो, जिससे कि तुम्हारे पास 25 मिनट का बफर हो, जिसमें कि कभी तुम्हारे को लगे कि यार ये क्वेश्चन मेरा नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व करता हूँ, एंड OMR फिलिंग इन सब का टाइम तुम्हारे पास सफिशिएंट रहे। बट भैया OMR की बात करें तो OMR कैसे भरना है, क्वेश्चन के साथ साथ भरे या बाद में भरे? एंड हियर कम द 7 पॉइंट OMR फिलिंग स्ट्रेटजी। मेरा एक बहुत क्लोज जूनियर है जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट उसने एग्जाम के दिन OMR गलत भर दी, उसके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, पूरे के पूरे 40 मार्क्स उससे कम हो गए। यानी एक नीट एस्पिरेंट ही समझता है 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का दर्द। जहाँ उसके +40 आने थे उसके -10 आए, एंड बस वो भगवान का शुक्रगुजार है कि उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, टॉप कॉलेज नहीं बट एक एवरेज कॉलेज में, एंड जस्ट बिकॉज द डे OMR फिलिंग उसने गलत कर दी। तो इससे कैसे बचे? सुनो, तुम्हें OMR फिलिंग तो करनी है बट सेक्शन वाइज, ना कि हर क्वेश्चन के बाद या फिर कंप्लीटली एंड में। पर इसमें एक और ट्विस्ट है, जो कि ये नीट के एग्जाम का पैटर्न चेंज होना। पहले नीट के एग्जाम हार्ड आते थे तो उस टाइम पर लोग सेक्शन वाइज कर लेते थे, बट चूंकि अब नीट के एग्जाम इजी आने लगे हैं तो लोगों को 2-2 बार एग्जाम को पेपर सॉल्व करने का टाइम तक मिल जाता है। मैंने खुद ने नीट 2019 में 2 घंटे के अंदर एग्जाम का पेपर सॉल्व कर लिया था, इसलिए मैंने उस टाइम पे कोई भी बबलिंग नहीं करी थी। एंड फिर जब मैंने फिर से गो थ्रू हुआ था 1 घंटे के अंदर, मैंने फिर से वो एग्जाम का पेपर सॉल्व किया था, तब मैंने एक क्वेश्चन की बबलिंग करी थी। तो इट्स अगेन अप टू यू ऑल्सो कि किस तरीके का एग्जाम आया है। अगर एग्जाम हार्ड आया है तो आई वुड से कि सेक्शन वाइज करो, एक सेक्शन कंप्लीट करो बॉटनी का, फिर OMR बबलिंग करो, फिर जूलॉजी का कंप्लीट करके OMR बबलिंग करो। बट अगर पेपर अगेन बहुत इजी सा आया है तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद बबलिंग करो, जब तुम सेकंड टाइम फिर से पेपर को सॉल्व कर रहे हो। और हाँ, कई सारे लोगों को OMR भरने का तरीका भी नहीं पता होता है। उस सर्कल के बीच पे पॉइंट रखना होता है, एंड फिर बाहर धीरे धीरे ऐसे घुमाते हुए OMR का बबल फिल करना होता है, जिससे कि ज़्यादा इंक बाहर नहीं फैलेगी एंड दूसरे सर्कल तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो काउंट ही नहीं होता है फिर। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस रखना। अगर तुम CBTs देते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो, एंड तुम्हें OMR की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो अब OMR बेस्ड टेस्ट देना चालू कर दो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड याद रखना, सर्कल की फिलिंग सेंटर से निकलते हुए ऐसे से घुमा घुमा के फिर करना होता है। तो ये थी वो 7 स्ट्रेटेजी जो कि मैं अप्लाई करता अगर मैं नीट फिर से देता। अब अगर तुम्हें जानना है कि कैसे तुम साइंटिफिकली तुक्का मार सकते हो नीट के एग्जाम में, तो ये वाली वीडियो देखो।